बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, नए माली साल का आगाज और इस पर आवाम को किसी रिलीफ की नहीं बल्कि एक और बोझ की खबर सुना दी गई। हुकूमत ने पहले ही दिन अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस में बड़ा इजाफा कर दिया है। इन प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बताऊं तो पेट्रोल की जो कीमत है उसके ऊपर लेवी 75 रुपए से 52 पैसे बढ़ाकर 84 रुपए 16 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल और हाई ऑक्टेन पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ अब एक नया बोझ क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। हर लीटर के साथ अब अवाम सिर्फ ईंधन की नहीं बल्कि अब हुकूमती नाकामियों और अयाशियों का खमियाजा भी भुगतेंगे। जुल्म सिर्फ मौशी हद तक बरकरार नहीं, सियासी और अदालती मैदान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुल्क की चारों हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की तैनातियां मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन ये तैनातियां शिफाफियत से ज्यादा मंजूर नजर या फिर मन पसंद की बुनियाद पर होती नजर आ रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन तकर्रियों के बाद अदलिया पर अवाम का एतमाद मजीद कमजोर होगा या फिर मजबूत। उधर पंजाब असेंबली में भी एक नया महाज खुल गया है। पीटीआई के 26 अपोजिशन अरकान को पहले मुअत्तल किया गया और अब उनकी रुकनियत खत्म करने की जो आईनी कार्रवाई है उसका आगाज हो चुका है। क्या एहतजाज का इतना बुरा लग रहा है हुकूमत को कि अब अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए आइन और कानून का सहारा लिया जा रहा है? और अगर पार्लियामान, अदलिया और मईशत तीनों महाजों पर हुकूमत का कंट्रोल इस हद तक मजबूत हो चुका है तो क्या जमहूरियत अभी बाकी है या फिर महज अक्सरियत की का निज़ाम ही रह गया है? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत वाकई मौशी बहरान के बजाय सिर्फ अवाम से वसूली के एजेंडे पर गामजन है, और क्या अदालतों में ताकतवर तकर्रियों से इंसाफ का तराजू मजीद झुक गया है, और क्या अपोजिशन की आवाज दबाना अब कानूनी तरीके से मुमकिन बना दिया गया है? इस पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफी तज्ज़ियाकार अनवर साहब, माजिद निज़ामी साहब और माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले अवामी गैज़ो गज़ब की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से खबर सामने आई है उस पर फिलहाल तो सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हुकूमत से इस इजाफे को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका मुतालबा नहीं है, ये पूरी अवाम का मुतालबा है। क्या हुकूमत इस मुतालबे को वापस लेती है, और अगर नहीं लेती तो आम आदमी की जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इस पर बात कर लेते हैं। निज़ामी साहब, ये तो बहुत दफ़ा होता रहा है, किसान इत्तेहाद काउंसिल भी चीख चीख कर कहता रहा कि ये जो आपने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं इनको वापस लिया जाए। ना वहाँ पर सुनवाई हुई, ना कहीं और दीगर फोरम्स पर सुनवाई होती है एक आम आदमी की। और अगर हुकूमत यहाँ पर भी ये मुतालबा वापस नहीं लेती तो आने वाले दिनों में आप महंगाई को किस कदर बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अगर हम अमूमी बातों से निकल कर थोड़ी स्पेसिफ़िक बात करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है या जो हुकूमती सिस्टम है उसमें कुछ बुनियादी ख़राबियाँ हैं। अच्छा। और उन ख़राबियों को दूर नहीं किया जाता और उसका आसान हल ये निकाला जाता है कि वो तमाम डायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम से हासिल किए जा सकते हैं वो कर लिए जाएं और उससे वो सारे खसारे पूरे किए जाएं। मिसाल के तौर पर बड़ी कॉरपोरेशंस मौजूद हैं पाकिस्तान में, अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है, उसके लिए इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन अब वो कौन करे? तो उसका आसान हल ये निकाला जाता है कि सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगा दो, पेट्रोलियम मसनूआत पे लगा दें, गैस के और बाकी जो यूटिलिटी के बिल्स हैं वहाँ से उस सारे खसारे को या उस रकम को पूरा किया जाए। तो ये इस वक्त एक आसान तरीन गवर्नमेंट के पास हल है कि जिससे वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सब ने इस चीज़ को पे करना ही करना है। ये हम ये नहीं कर सकते कि हम पेट्रोल से अपने आप को कहीं और डाइवर्ट कर लें, गैस का मीटर उतरवा दें। अब लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उससे भी कई प्रॉब्लम्स आए हैं। सो इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर हम सिर्फ इस मामले पे तनकीद का निशाना बनाएंगे तो मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं है। उनको बुनियादी बात के ऊपर जवाबदेह होना चाहिए कि आप वो इस्लाहात क्यों नहीं कर रहे जिसकी बुनियाद पर आप इस तरह के रिलीफ्स इनिशिएट कर सकें। अगर वो इस्लाहात रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो ये आसान तरीन हल होगा कि जिसके ऊपर आप इन सारी मद्दात के अंदर आवाम के ऊपर बोझ डालते जाएंगे। मिसाल के तौर पे पिछले साल सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सेस का इतना बोझ डाला गया कि वो आप फिगर्स देखें, वो नंबर्स देखें और उसको फिर ट्रेडर्स के साथ और दीगर बिजनेसमैन के साथ कंपेयर करें तो वो शर्मनाक नंबर्स हैं, उसका कंपैरिजन ही कोई नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से
इस चीज़ की उन्हें फ़िक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास ये एक ईज़ी सलूशन मौजूद है और उसको आवाम ने बर्दाश्त करना ही करना है। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए फ़िलहाल तो गवर्नमेंट की जानिब से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो ना तो रिफॉर्म्स पे कोई संजीदा हैं, वो इसी तरह ये ईज़ी सलूशंस के साथ जो है आवाम पे बोझ डाल के अपने जो भी खसारे हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो अनवर रज़ा, चूंकि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका दारोमदार ही इन तमाम बुनियादी जरूरियात पर है कि जिनके ऊपर हुकूमत हर आए दिन टैक्सेस लगा रही होती है और टैक्सेस का बोझ बढ़ा रही होती है, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर महंगाई का तूफान, जाहिर सी बात है, वो हर गरीब को कुचल डालेगा। और मैं अगर यहाँ पर अमीर हजरात के हवाले से भी बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे तो मईशत का पहिया जो है वो भी स्लो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस निज़ाम को मैंने माजिद निज़ामी साहब ने, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने दुरुस्त नहीं करना। ये हुकूमतों का काम होता है। और आपका दूसरा ये बजट है और आपको पहले साल में अपने निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत मौजूद थी, जो कि आपने नहीं की। अब आप देखिए कि रवां साल आपने 11,740 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा था FBR ने। वो टैक्स हदफ आपसे पूरा नहीं हो सका क्योंकि जो ताकतवर तबकात हैं उनसे आप टैक्स वसूल नहीं करते, वो टैक्स चोरी करते हैं और आपकी मदद से करते हैं। सैलरीड पर्सन ने टैक्स 500 अरब से जायद अदा किया। हमने अदा किया चूंकि हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। एट सोर्स होता है, कटने के बाद हमें अपनी सैलरी मिलती है एक जगह पर। दूसरी जगह देखिए, अगर आपने हमारा टैक्स काटा है तो फिर आपको ने सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं वो बिल्कुल ना बढ़ाने के बराबर है। महंगाई उसकी निस्बत ज्यादा बढ़ी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने 493 अरब रुपए का टैक्स रिफंड दिए है पिछले माली साल में। आप अंदाजा लगाइए किन लोगों को 500 अरब रुपए मिले हैं, जो बहुत सनतकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ताकतवर हैं, जो बिजनेसमैन हैं। ये 500 अरब रुपए वो ले गए हैं। टैक्स हदफ आपसे पूरा नहीं हुआ। आपने इदारा जाती इस्लाहात आपने करनी थी, आपने नहीं की, आपके पास बहुत वक्त था। फिर IMF ने आपको कहा कि आप अपनी मजमूई आमदन में इजाफा कीजिए। आप अपनी आमदन में इजाफे के बजाय आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आवाम पर आयद करते हैं। आपने जो बात की, देखिए हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ना होने के बराबर है। जब सनती तरक्की नहीं है तो उसका अंदाजा आप माशी तरक्की से लगा सकते हैं कि हमारी माशी तरक्की ना होने के बराबर है। आपकी पोलिटिकल यहाँ पर इस्तेहकाम नहीं, जिसकी वजह से आपके जो बैरूनी सरमायाकारी है वो नहीं हो रही। आपके जो लोकल सरमायाकार हैं वो अपना पैसा दुबई, मलेशिया और बैरून मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं। उस वक्त हुकूमत कहां पर थी जिन्होंने उन्हें पैसा शिफ्ट करने दिया? वो आते हैं अब आवाम की तरफ। देखिए, मैं उसको हकीकी मायनों में रिलीफ समझता हूं कि जो मुझे ग्राउंड पर नजर आता है। मैं हर जगह पर हम एक रिलीफ तो शहबाज शरीफ साहब ने भी हाल ही में दिया है ना अनवर रज़ा, उसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? जरा नोट कीजिए अनवर रज़ा, ये जो भी हाल ही में PM साहब ने एक रिलीफ दिए बिजली के बिलों में 35 रुपए, वो जो PTV को जाया करते थे वो उन्होंने माफ कर दिए इस अवाम को। ये जो अवाम की महरूमी है इसका ज़ालत से मुमकिन हो जाएगा? ये देखिए, जरिया तो उन्होंने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है ना। आप 35 रुपए आपने कर दिए, जो कि बिल्कुल इसे जगह टैक्स कहा जाता है। आपने बिजली के जो आपने रिलीफ दिया था पैसों का वो आपने खत्म कर दिया। आपने जो पब्लिक को रिलीफ दिया था आप पेट्रोलियम मसनूआत पर, आपने वहां पर क्लाइमेट जो टैक्स है वो लगा दिया, आपने लेवी में बढ़ा दिया, आपने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया। जिससे होता क्या है, आम जरूरियात जिंदगी की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता है। फिर वो कीमतें आसमान से बातें करती हैं, रिटेन रहती हैं अपनी जगह पर, वो कम कभी नहीं होती। कम क्यों नहीं होती? क्योंकि जिले इंतजामिया जो है वो कीमतें कम करने के बजाय, आवाम को रिलीफ देने के बजाय, वो जो अशराफिया है और हुकूमत के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें लगे हुए होते हैं। फिर आप बड़े अफसोस की बात है, मुझे देखिए ना, आप गवर्नमेंट के अदाद शुमार जरा चेक कर लीजिए, उससे आपको अंदाजा होगा कि आम आदमी को क्या रिलीफ मिला है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि अगर आप अपने हक के लिए सड़क पर आते हैं, कराची की मिसाल दूंगा तो असातिज़ा को मारा गया और उनको कहा गया कि आप अगर सिटन खत्म करते हैं, धरना खत्म करते हैं तो आपको जेल से भी रिहा कर दिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा घर। अब अगर आप महंगाई के खिलाफ बाहर आएंगे तो क्या होगा? मैं कहता हूं कि यहाँ पर इंतजामिया और पुलिस मौजूद है, आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा और आपको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। अवाम को हकीकी मायनों में कोई रिलीफ नहीं। मुझे लगता यह है कि हुकूमत के जो माशी अदादो शुमार हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनमें तो कोई फर्क दिखाई दिया होगा IMF के लिए और आम लोगों को दिखाने के लिए, या हम जैसे लोगों को डिबेट के लिए ये अदादो शुमार दे दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसकी वजह से आप देखें कि जो मुल्क भर में क्राइम है उनमें इजाफा हो रहा है, खुदकुशी में इजाफा हो रहा है, लोग कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इमेजिन नहीं कर सकता और यहाँ पर शायद कोई बयान भी नहीं कर सकता। ये हुक्मरानों को सोचना समझना होगा। ज्वाइन किए, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो हम पाकिस्तानियों पर बोझ मुसलसल डाले चले जा रहे हैं
और दूसरी बार जाकर इन कीमतों में इजाफा हो गया है। फिर दूसरा ये भी कि सोशल मीडिया पर भी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं और अवाम का मुतालबा भी है कि जो प्रोटेक्टिव स्लैब है 200 यूनिट का, अब वो 200 यूनिट का नहीं बल्कि 300 यूनिट का होना चाहिए, क्योंकि इससे आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि 200 यूनिट क्रॉस होते ही तकरीबन 6,000 रुपए का जो एक टीका है वो बिजली के बिलों में लग जाता है। सर, अवाम का ये वाला मुतालबा कितना जायज है? देखिए, बात ये है कि अवाम के तो सारे जो हैं जायज़ हैं मुतालबात, क्योंकि अवाम को बिल्कुल कुचल दिया गया है। आप देखें कि पिछले 3-4 साल में जितने टैक्सेस लगे हैं, जितनी महंगाई हुई है, जितनी स्लो डाउन हुआ है इकॉनमी में, बेरोजगारी बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 45% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये बड़ी एक हौलनाक चीज है। तो इस वक्त तो हमें मातम करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इतना ज्यादा जो मिसमैनेजमेंट है और टैक्सेस बढ़ाने का एक ही वजह है, और वो है कि हमारी हुकूमत का साइज बहुत बड़ा है, उसका हजूम बहुत बड़ा है, उसके अखराजात बहुत ज्यादा हैं, और वो जो अखराजात करती है उसका अवाम को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। उसने हर बिजनेस को तबाह कर दिया है, छोटी बिजनेस हो, बड़ी बिजनेस हो, एक्सपोर्ट करने के हम काबिल नहीं है। बिजली का निज़ाम दुनिया सबसे ख़राब निज़ाम पाकिस्तान में बना है, सबसे महंगा निज़ाम बना हुआ है, और यहाँ पे कोई कोशिश करता है कि वो सोलर के ऊपर चले जाए तो उसको भी रोका जाता है। अजीबोगरीब किस्म का निज़ाम बन चुका है, और ये अवाम के लिए बहुत। लेकिन डॉक्टर सलमान साहब, जब हम लोग बात करते हैं ना कि हुकूमती फैसलों के ऊपर उंगली उठाने की, बात करने की, तो आपने देखा है कि ओपोजिशन जो कि यूं कह लीजिए कि हकीकी ओपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको तो हुकूमत एक तरफ दीवार पर लगाने पर तुली हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसको ये लोग ओपोजिशन कहते हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरत फ्रेंडली ओपोजिशन शायद ही किसी हुकूमत को मैसर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चंद एक चीजों के पास हो जाने पर उसे पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि अवाम के लिए आवाज बुलंद कौन करेगा, क्योंकि अवाम तो खुद इस वक्त तकलीफ दे सूरत हाल में हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, अवाम के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा खौफ है उसको, पुलिस का और सरकार का खौफ है, और इसलिए सारे चुप करके बैठे हैं, मीडिया खामोश है। तो आपकी तो ये प्रोग्राम जो है वो एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, और हमें बहुत तेजी से तरक्की की जरूरत है। हमारी नौजवान जो हैं वो 70% ये आपकी 30 साल से कम उम्र की है। उनको जॉब्स चाहिए, उनको एक्सपेंशन चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए। हम एक फंसे हुए हैं एक चुंगल में, एक माफिया के, एक IMF के। कोई काम इस मुल्क में हो नहीं सकता, और आपके यंग लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाए। तो इस सारी चीज को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और जो हुकूमत का हजूम है उसे कम करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को फरोग देना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। और अनफॉर्चुनेटली आप ही कह रहे हैं कि हुकूमत का हुजूम कम करने की जरूरत है, जबकि यहाँ पर ये वाली खबरें भी चल रही हैं और गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि विफाकी काबीना का हुजूम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोग जो हैं वो काबीना में शामिल होने के लिए रजामंद हो गए हैं। यासीन आजाद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, मैं जरा उन्हें भी इस अवामी इशू पर शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। यासीन आजाद साहब, गिरफ्तारियों का डर हो, पुलिस एहतजाज करने से अवाम को रोकती हो, अवाम की कोई सुनवाई ना हो जब पार्लियामान के अंदर या फिर सूबाई असेंबलियों में, तो फिर मुझे ये बताइएगा इस खौफ के साथ अवाम के लिए जीना किस कदर मुश्किल हो जाएगा। फिर यही सूरत हाल रह जाती है जो माजिद निजामी साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि अवाम ने ये बोझ तो फिर बर्दाश्त करना ही करना है हर सूरत, बेसिक चीजों पर तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक मज़दूर की तनख्वाह आज भी 35,000 से अब 40,000 रुपये करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप ये देख लें कि पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं, सेनेट के मेम्बरान हैं, जो भी हैं, उनकी तनख्वाहें जिस अंदाज से बढ़ाई गई हैं वो आपके सामने है। नंबर 2, आपने चंद दिन पहले देखा होगा
कि स्पीकर जो कौमी असम्बली के हैं उनके 2.5 लाख से तनख्वाह बढ़ाकर 22 लाख कर दी गई, और सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाह 2.5 लाख से करके 22 लाख कर दी गई, और हमारे ऑनरेबल जजेस की तनख्वाह 12 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। तो एक तरफ तो आप लोगों की तनख्वाहें 500 जो है ना बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मज़दूर तबका है उसका आप 35 से 40 भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज जो मसलन पेट्रोल के रेट जिस अंदाज में बढ़ाए गए हैं जी। इसमें मोटरसाइकिल वाला भी है और आम गाड़ी वाला भी है, टैक्सी वाला भी है। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी मोटरसाइकिल पे सफ़र करता है तो वो 1 लीटर अगर 272 या 275 का लेगा तो वो 1 लीटर में कितना सफ़र करेगा। तो क्या जिस अंदाज से आपने पेट्रोल का रेट बढ़ाया या महंगाई को बढ़ाया उस रफ्तार से अपने बजट के अंदर गरीब लोगों की तनख्वाह में इजाफा किया? नहीं किया। 10% क्या होता है? मिसाल के तौर पर एक मज़दूर जो है वो 35,000 रुपये तनख्वाह लेता है, 10% अगर आपने उसका बढ़ा लिया तो उसको क्या मिलेगा? क्या 35-40 हज़ार में कोई आदमी आज के दौर में अपने 3-4 बच्चों और बीवी के साथ गुजारा कर सकता है? उसको बिजली का बिल भी देना है, पेट्रोल भी लेना है, बहुत सारे, और फिर जब पेट्रोल के रेट को बढ़ाएंगे हाँ जी। तो खाने पीने की अशिया जो हैं वो महंगी होंगी, कम तो नहीं होंगी, उनका रेट भी बढ़ेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट एक तरफ तो ये कहती है कि हम IMF से छुटकारा हासिल करने की पोजीशन में आने वाले हैं, लेकिन जो अंदाज या जो बजट अभी आया है जी। क्या वो इस बात की निशानदेही करता है कि हम IMF से नेक्स्ट ईयर हमारी जान छूट जाएगी? बिल्कुल नहीं छूटेगी। और जिस अंदाज में आप टैक्सीज लगाते हैं उसमें तो गरीब आवाम मज़ीद पिसेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को बजाय जो लोग ऑलरेडी खाते पीते लोग हैं जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देखेंगे तो वहाँ का जो असेंबली मेंबर है वो 1,20,000 बड़ी मुश्किल से तनख्वाह लेता है, जबकि हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन सेनेटर वगैरह की तनख्वाहें 6 लाख से भी ऊपर चली गई हैं। यासीन अज़हर साहब, ये बात अब तो अगर यूं तस्लीम करना होगी हमें आवाम को भी कि हुकूमत ना तो अपनी खर्चियां कम करेगी, ना अपने अयाशियां खत्म करेगी, ना कैबिनेट का जो हुजूम है उसे कम करेगी, और जो मराहत हैं वो चाहे सियासतदान हो या फिर हमारे मौजूद जज साहिबान हो या फिर दीगर सर्विसेज के डिपार्टमेंट हो, उनको देने में कोई कमी बढ़तेगी। अगर किसी को टारगेट किया जाएगा तो वो चुन चुन के सिर्फ एक आम आदमी को किया जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें चंद अहम जजी साहब की तकर्रियों के हवाले से कुछ फैसले सामने आए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध, जस्टिस अतीक पेशावर, जस्टिस रोज़ी बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो मुकर्रर हो गए हैं। अच्छा, वैसे में कुछ एतराज़ात भी सामने आए। जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर, उन्होंने एतराज़ किया कि 26वीं आइनी तरमीम पर फैसला पहले किया जाए, उसके बाद जाकर ये जो तकर्रियाँ हैं वो अमल में लाई जाएं। सवाल ये नहीं है कि जस्टिस मंसूर साहब जो कह रहे हैं उसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये एतराज़ तो वो बहुत पहले से उठाए बैठे हैं। सवाल ये है कि ये तैनातियाँ हो गई और जितनी फुर्तियों के साथ की गई हैं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एक आम पाकिस्तानी के जहन में है कि अब आने वाले दिनों में जो अदालती निज़ाम है वो किस हद तक मुतासिर कौन होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और बिलखुसूस बानी PTI के कुछ अहम फैसलों के हवाले से। यासीन आज़ाद साहब, ऐसे कौन से अहम केसेस हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के और बानी PTI के कि जिनके ऊपर बराह रास्त ये तकर्रियां जो हैं वो असरअंदाज हो सकती हैं? देखें, जहाँ तक जो आज चीफ जस्टिस साहिबान की जो अपॉइंटमेंट हुई है, कमीशन ने जो अप्रूवल दी है, उसके लिए जो हमारा तरीक़ाकार है, वाज़िया तरीक़ाकार है कि पहले 3 सीनियर जजेस के नाम भेजे जाएंगे और उनमें से एक आदमी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। सही। सिंध से भी 3 आदमियों के नाम आए थे, लेकिन सिंध से चूँकि जुनेद गफ्फार साहब जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया है उनकी रिटायरमेंट सितंबर में है और सितंबर 2025 के में वो रिटायर हो जाएंगे। फिर वहाँ आपको नया चीफ जस्टिस लाना पड़ेगा। लेकिन कानूनी एतबार से आप ये देख लें
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सीनियरिटी का असूल था, जो स्पेशली इस्लामाबाद के हद तक था कि इस्लामाबाद में ये जो बाहर से जज लाए गए हैं वो गलत लाए गए हैं, मैं उससे इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि आइन का आर्टिकल 200 जो है वो बिल्कुल वाज़िया है। और मेरे अपने प्रोफेशन में इससे पहले एक दफ़ा सिंध में अजमल मियाँ साहब को एज ए सीनियर प्यूनी जज बलोचिस्तान में चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था। सही। और वहाँ के सीनियर चीफ जस्टिस को सिंध हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज की हैसियत से भेजा गया। जस्टिस नासिर असलम जायद साहब को उठा के शरीयत कोर्ट भेजा गया। तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें ये बात तय हो गई कि किसी जज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उस जज की कंसेंट चाहिए। अच्छा। वो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके जजमेंट के आने के बाद किसी जज को उसकी मर्जी के बगैर किसी दूसरे सूबे में नहीं भेजा जा सकता। सही। यहाँ अब जो पोजीशन हुई है कि जो 3 जजेस को आपने उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जी। और आप कहते हैं कि ये उनको भेजना गलत था, मैं उसे इसलिए नहीं एग्री करता कि आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल वाज़िया है जो ट्रांसफ़र का हक देता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार 26वीं अमेंडमेंट में ये आया कि ये कहा गया कि किसी जज को अगर किसी जगह पे लाया जाएगा तो पहले उसकी कंसेंट मालूम की जाएगी, फिर उस सूबे का जो चीफ जस्टिस है उसकी कंसेंट मालूम की जाएगी, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट होगी, तब वो जाके किसी दूसरे कोर्ट में जाएगा। फिर यहाँ सवाल ये पैदा हुआ, मैं चूँकि खुद 4 साल जुडिशल कमीशन के अंदर रहा, तो उसके अपॉइंटमेंट जो होती है आप पूरे इंडिया में चले जाएं तो एक जज दूसरे सूबे से ट्रांसफ़र होके जाता है और वहाँ एक सबसे बड़ी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, वहाँ अगर किसी सूबे का कोई जज बन जाता है और उसका बेटा या उसका भाई उस सूबे में वकालत करता है, तो या तो जज लिख कर कहता है कि जी हाँ मेरा बेटा मेरा भाई वकालत करता है, मुझे किसी दूसरे सूबे में भेज दिया जाए, या फिर पाबंदी लग जाती है कि वो लोग उस सूबे में वकालत नहीं कर सकते। सही। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम सारा डिफरेंट वे में चलता है। अब जो चीफ जस्टिस साहिबान बने हैं उसका तरीकाकार हमारे जुडिशल कमीशन ने खुद तय किया था और वो तरीकाकार ये था कि जब किसी जज को आप चीफ जस्टिस बनाएंगे तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम जाएंगे और सीनियर मोस्ट में से किसी को जज चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अगर मैं सही आज आप समझ ये बता पाई हूं दें तो ये जो चेरी पिकिंग का प्रोसीजर है ये सिर्फ यही वाले जजी साहिबान की तकरीरों के हवाले से नहीं, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को देख लें, आप आईनी बेंच को देख लें, आप चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला खुद देख लें जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से सारे का सारा जो है ना वजूद में आया। इसके बाद ये चीजें तो हो गई ना और इस पर अब ऑर्डिनेंस जो दस्तखत हैं वो हो भी गए। सर इसके बाद अब मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि मुस्तकबिल क्या है पीटीआई का भी और उनके केसेस का भी। देखिए पीटीआई का जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो बाज़ केसों में जजमेंट हो गया है, बाज़ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। ठीक। ये क्या सराई करना कि जो जज है वो आने के बाद किसी एक जमात का रिलीफ नहीं देगा, जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। ठीक है। पीटीआई वालों का मेरी समझ में नहीं आता कि अब हम सब लोग मुतालबा करते हैं कि उनके केसेस का फैसला जल्द किया जाए। मैं आज भी कहता हूं कि कई अपीलें ऐसी हैं जो किसी मुलज़म जेल के अंदर है, वो 4 साल से उसकी पिटीशन अपील फिक्स नहीं हुई, किसी की 5 साल से नहीं हुई। तो ये खाली बानी पीटीआई के लिए क्या कानून अलग है और बाकी लोगों के लिए कानून अलग है। आइन ये कहता है कि तमाम लोगों के हकूक बराबर हैं। तो अगर आपने बानी पीटीआई के केसेस के फैसले की इतनी जल्दी है तो फिर बाकी लोगों ने क्या जुर्म किया है कि उनके केसों का फैसला नहीं किया जाता। उसी तनाजुर में सवाल भी ले लेने दीजिए माजिद निजामी साहब, अगर तो अवाम की बुनियादी हुकूक के हवाले से बातचीत हो रही होती ना तो खाली फिर ये बानी पीटीआई की कौन सी अदालत में कौन सा केस लगा हुआ ये मैटर ना होता। अवाम के तो बुनियादी हुकूक का सवाल फिर मखसूस नशिस्तों से भी था, जनरल इलेक्शन की नशिस्तों से भी था, दीगर और मामलात हैं जिसमें अवाम बिल्कुल जिनका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त पार्लियामान से और सूबाई असम्बलियों से भी है। लेकिन यहाँ पर आपको भी पता है कि 26वीं आईनी तरमीम का आना हो, 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हो, या फिर जो कुछ भी इस वक्त हालात हाजरा में हम देख रहे हैं, जिस तरह से फैसले जिन फुर्तियों के साथ लिए जा रहे हैं, उससे जो बज़ाहिर एक तासुर मिलता है वो क्या मिलता है। तो मैं सिंपली आपसे भी जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी अदालत है कि जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना आगे चलकर मजीद मुश्किलात उठानी पड़ सकती इन तैनातियों के हवाले से।
जी, मेरा ख्याल है इसमें दो अहम नुक्ते हैं। पहला तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सी चीज़ों को तब्दील किया गया, लेकिन जब हम 26वीं आईनी तरमीम पर तनकीद करते हैं या उसे बदनीयती पर मबनी करार देते हैं जी। तो उसमें अहम नुक्ता ये कि लोअर कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदलिया की जितनी शिकायत हैं वो निचली अदालतों में हैं, वहाँ पर मुकदमात नहीं चलते, उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ वहाँ का नंबर, वहाँ के जजेस के मसाइल, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। और जो पिक एंड चूज़ के मामलात थे उनके ऊपर टेक्निकली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की गई। सही। दूसरा अहम नुक्ता ये कि एस.एम. ज़फ़र साहब ने अपनी किताब में लिखा था कि जनरल मुशर्रफ के दौर में अदलिया के हवाले से कोई मीटिंग हो रही थी तो गवर्नमेंट साइड से किसी ने कहा कि हमने जजेस का ख्याल रखना है क्योंकि जजेस हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है अब 20 साल गुजरने के बाद जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ना बन जाएं। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि चीज़ों को पिक एंड चूज़ की बुनियाद पे किया जा रहा है, जजेस की ट्रांसफ़र का बिल्कुल कानून मौजूद है। अब उसमें देखना ये है कि कितने जज कब और क्यों ट्रांसफ़र हुए। जब हम उसका नंबर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसके अंदर को पॉलिटिकल मोटिव था, नहीं था। इन तैनातियों के बाद गवर्नमेंट आपको मजीद और कितनी ताकतवर नजर आ रही है, कितनी पावरफुल हो गई है? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि हमने पिछले 10 साल में देखा है कि स्टेट और अदलिया मिलकर किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ विक्टिमाइजेशन करते थे। वो मियां नवाज शरीफ हों, वो यूसुफ रज़ा गिलानी हों, वो अब इमरान खान वाले इशू में प्रॉब्लम ये आ गया था कि वो दो इंस्टीट्यूशंस मिलकर वो काम नहीं कर पा रहे थे, एक जगह से रुकावट आ रही थी। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए फिर ये सारे एहतमाम किए गए, पूरी फील्डिंग सेट की गई जिसके अंदर तरमीम लेके आए, और अब ये है कि अब वो मामला साफ़ हो चुका है। अब रियासत के दो इदारे मिलकर कुछ भी करने के काबिल हो चुके हैं। तो अनवर रज़ा, ये मर्जी की आईनी तरमीम, मर्जी के फैसले, मर्जी की तैनातियां, इसने हुकूमत को तो ताकतवर बना दिया है, पीटीआई को किस हद तक दीवार से लगा दिया है? जरा आप देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, मैं माजी करीब से लेके और अब तक का जो हालात व वाक़यात पेश है उनके तनाजुर में गुफ्तगू करना चाहूँगा। देखिए, हम आम इंतखाबात से पहले की सिचुएशन देखिए, आम इंतखाबात हो गए, फॉर्म 45, 47 मुतनाज़ा करार दे दिए गए और इलेक्शन जो था पूरा उसको उस पर तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद है। फिर आप आ जाएँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री, मैंने नहीं कुछ उस पर एतराज़ किया, फाजिल जो चीफ जजेस साहिबान थे उन्होंने उस पर एतराज़ किया। फिर आईनी बेंच पर एतराज़ मैंने नहीं किया, जो कानून के माहिरीन हैं और जो जजेस हैं उन्होंने उस पर एतराज़ किया। फिर बानी पीटीआई के जो केसेस हैं उन पर ताखीर का इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया, बानी पीटीआई के लोगों ने लगाया। और सलमान अकरम राजा ने कल कहा कि हम इसलिए अदालतों में आते हैं, हमें पता है वहाँ से इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन हम कानून को फॉलो कर रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं कि जो आपके पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर जो कुछ हो रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जरा उसको एक तरफ रख लीजिए। फिर 26वीं आईनी तरमीम पर एतराज़ मैंने नहीं किया, उसको मुतनाज़ा मैंने नहीं किया, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन पर एतराज़ात उठाए हैं। अब आगे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद, अब आप देख लिए कि अब जो चारों जजेस की तकर्रियाँ हुई हैं चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट्स के अंदर, उस पर मैंने बात नहीं की, उस पर अपोजिशन और हुकूमत के अपने लोग बात कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात, निज़ाम अदल पर सवालिया निशान इसलिए उठाया जाता है कि आपकी रेटिंग देख लीजिए 120 और 130 के दरमियान दुनिया में मौजूद है। फिर आप लोअर कोर्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है आम आदमी वहाँ पर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यासीन आज़ाद साहब बैठे हुए हैं अदालतों में, जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो बुरे हालात हैं, आम आदमी को इंसाफ तो दूर की बात, वो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। अब आ जाते हैं, मुझे एक जुमला ज़रा कहने दीजिएगा, मेरा दिल करता है ये बात कहूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जो आवाम से लिया जा रहा है। कैसे खूबसूरत अंदाज में महंगाई में आपको झुलसा दिया गया, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको तालीम नहीं मिल रही, इस आबादी की आधी आबादी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। ये गवर्नमेंट के आदाद-ओ-शुमार है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा हुआ है। अब आप उनको देख लीजिए। फिर टैक्सेस मैंने और आपने अदा करना है, जो ताकतवर तबके हैं उन्होंने अदा नहीं करना। रिसेंटली आपने शुगर को बाहर भिजवाया, अब आपने चीनी को अंदर पाकिस्तान में लेकर आना है। तो आप बताइए, उसमें मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, गंदम स्कैंडल अपनी जगह पर मौजूद है, कहाँ पर आप बैठेंगे? ये लीकेज जो हैं, ये खत्म करने के बजाय, इदारा जाती निज़ाम को बेहतर करने के बजाय आवाम को उस लीकेज को बंद करने के लिए यूज किया जा रहा है। आम फहम बात है अनवर साहब, क्योंकि ये जिस कदर जिन टॉपिक्स पर भी आप बात कर रहे हैं ना, कि इतना इवेंटफुल हो चुका है पाकिस्तान का, चाहे वो सियासी मंजरनामा हो या पाकिस्तान के एक आम आदमी की जो जिंदगी है उसके हालात हाज़िरा के हवाले से, मौशी सतह के मौशी अशारियों के हवाले से बात करें, समझ नहीं आता बाज़ औक़ात कि जब हम प्रोग्राम करने के लिए बैठे तो हम किस
मामले पर बात करें और कहां कहां से आवाम की सुनवाई हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कंटिन्यू कुछ इस अंदाज में करेंगे कि पंजाब असेंबली में एहतजाज करने वालों जो पीटीआई के 26 अरकान हैं उनको डिसीट करने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मतलब कि हुकूमत करना क्या चाह रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी नाज़रीन, जमहूरी माशरों में हमने देखा है कि ये काम है हुकूमत का कि उसने आवाम को सर्व करना है, उसने अपनी पॉलिसीज़ लेकर आनी है। और उसके बरक्स जब हम अपोजिशन को देखते हैं तो अपोजिशन न सिर्फ एहतजाज करती है बल्कि इख्तलाफ राय भी खुलकर करती है। और हम बाहर अगर नज़र दौड़ा कर देखें तो बहुत सारे जो जमहूरी निज़ाम है वहाँ पर तो जूते लाठियां भी चल जाती हैं पार्लियामेंट फ्लोर के अंदर। मैं हरगिज़ इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ एक आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जमहूरी माशरों में पार्लियामेंट हो वो चलती कैसे है। कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा कि पंजाब असेंबली का इजलास जारी था, स्पीकर से मुखातिब थी सीएम पंजाब साहिबा, और इस सूरत में हमने देखा कि पीटीआई के जो अपोजिशन अरकान हैं उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि मुअत्तली के बाद उन्हें डिसीट करने का जो रेफरेंस है उसके ऊपर महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी गई है। यासीन आज़ाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि मामूली सी बात पर क्या स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो रेफरेंस भेज सकते हैं इन अरकान को डिसीट करने का? और दूसरा ये भी कि आपको मालूम होगा कि असेंबली फोरम पर एक अरकान पार्लियामेंट जो भी गुफ्तगू करता है, जो भी अपना इख्तलाफ रखता है, उसको तो आइन में भी प्रोटेक्शन दे दी गई है ना, उसको तो अदालत भी इन्वाइट नहीं कर सकती और बात नहीं कर सकती उसके ऊपर। तो फिर ये स्पीकर पंजाब असेंबली ये कौन सा रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं सर? देखें, आपने पहले ही बात की 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से। हाँ जी। मेरा अपना नुक्ता नज़र यह है कि आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, किसी और इदारे के पास नहीं है। ठीक। और अगर जब आइन में 2/3 मेजॉरिटी किसी जमात के पास है और वो आइन में तब्दीली करती है तो उसको इस बात का हक पहुँचता है कि वह तब्दीली करे। और अगर उस तब्दीली के अंदर लोगों के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हों तो फिर लोग अदलिया में जाते हैं और जाके कहते हैं कि ये हमारे जो राइट हैं इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। हमारा 1973 का आइन अगर आप देखेंगे तो लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल हर चीज़ मौजूद है। अगर आप अपने ही बनाए हुए आइन पे अमल नहीं करते तो वो एक दूसरी बात है। ठीक। जिस तरह आपने पार्लियामेंट की बात की है, मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि पार्लियामेंट कौमी असम्बली में जिन लोगों को इलेक्ट करके भेजा जाता है उनको तकरीरों के लिए नहीं बुलाया जाता, उनको एक दूसरे को गालियां देने के लिए नहीं बुलाया जाता है, बल्कि उनके इसलिए भेजा जाता है वहाँ के वो जाएं और कानून साजी करें। सही। मुझे अफसोस तो इसके बात का है कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को मैं देखता हूँ तो आप यकीन करें कि पीटीआई वाले हैं तो वो अपने जमात के सरबराह की बात करते हैं, कोई दूसरी सियासी जमात है, पीपल पार्टी है, वो अपने लीडर की बात करती है। कानून साजी के लिए वे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जब आपको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर जब भेजते हैं तो आपका काम है ऐसी कानून साजी करें जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। मसलन हमारे यहाँ कई कानून जो हैं, कोई 1908 का है, कोई 1860 का है। ये पार्लियामेंट के लोगों की जिम्मेदारी है कि उस कानून में ये देखें कि मौजूदा हालात के तहत क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए। अब हमारे मेम्बरान पार्लियामेंट क्या करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं और कोई आदमी कानून साजी करने के लिए जो उसका रोल पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए वो अपना अदा नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन का एहतजाज है चाहे वो जिस भी सूरत में है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब यानी का कॉन्डक्ट को जो स्पीकर पंजाब असेंबली का है। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन प्रोटेस्ट करता है स्पीच के दौरान, माजी में भी होता रहा, प्रोटेस्ट होता है, सही। तो आप टेम्परेरी तौर पर उसकी मेंबरशिप तो सस्पेंड कर सकते हैं, सही। लेकिन उसको डिसीट नहीं कर सकते। ये कोई एलिगेशन नहीं तो है। सर वो तो कर दी ना पार्लियामेंटेरियन से भी, लेकिन वो उस पर मुतमईन नजर नहीं आ रहे ना स्पीकर अब चाह रहे हैं कि उनको डिसीट कर दिया जाए। अगर नहीं डिसीट करने के लिए तो जो स्पीकर हैं उनको कोई ना कोई कानूनी जवाब पेश करना पड़ेगा ना, तो खाली कह देने से वो डिसीट नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पार्लियामेंट के, फिर मैं रिपीट करता हूँ, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ करती आई है और अगर उसे रोका ना गया तो वो बहुत कुछ कर भी डालेगी।
नहीं, क्या आपका क्या ख्याल है कि साबका हुकूमतों ने ये बातें नहीं की हैं? सर, क्या साबका जनरल हुकूमतों परवेज ने मुशर्रफ लोगों को जब आया नहीं किया ना। तो नहीं सुने ना, जब जनरल परवेज मुशर्रफ आया तो आपने कानून आइन के अंदर अमेंडमेंट की। जनरल साहब आइन के अंदर अमेंडमेंट करने का इख्तियार नहीं रखते थे, लेकिन जाते जाते वो 270 में अपने तमाम काले करतूत को प्रोटेक्शन मतलब देके आप चले जनरल गए। परवेज तो मुशर्रफ सवाल ये साहब होता है कि के जब दौर को एक सिविल मार्शल लॉ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं फिर यही समझ पा रही हूँ यासीन साहब। नहीं, आप पहले मेरी बात सुन ले। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ जी कि पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो सिविलियन जो हमारी पार्लियामेंट है, जिसको पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, वो लंबी चौड़ी तकरीरों का सिलसिला छोड़ दें। अच्छा। वो कानून साजी करें जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। ठीक है। अब अगर कानून साजी नहीं करेंगे तो मैं पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करूंगा ना, क्यों नहीं? जनरल परवेज मुशर्रफ, आपका पॉइंट आ गया, मैंने आपका पॉइंट समझ भी लिया। क्योंकि वक्त की कमी है तो मुझे बाकी दोनों में गेस्ट की तरफ भी बढ़ना है। अनवर रज़ा साहब, मुझे फिर ये बता दीजिए, ये फिर कैसे एहतजाज करें? करके एहतजाज कर ले, जैसे एक सजेशन भी दी थी पीएम साहब ने, यही रह गया एहतजाज का तरीकाकार। तो और फिर ऐसे करके हुकूमत क्या मकासद हासिल करना चाह रही है, कौन सा रास्ता फ्राहम करना चाह रही है बाकी फिर कौमी असम्बली को भी? ज़रा आप देखिए, माजी की गलती को बुनियाद बनाकर आप मुस्तकबिल में कोई संगीन गलती करें तो ये जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। दूसरी बात, अवामी नुमाइंदे पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेशन के लिए आते हैं और वहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। तीसरी बात, आप कौन सी नज़ीर कायम करना चाहते हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है तो आपको सस्पेंड किया जाए? ठीक है, आप सार्जेंट एट आर्म के जरिए उस वक्त किसी भी रुकन को बाहर निकाल सकते हैं, स्पीकर उनके पास इख्तियार है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। लेकिन ये नज़ीर कहाँ और कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि एहतजाज की बुनियाद पर आप किसी को डी सीट करने के लिए कार्रवाई इनिशिएट करें, या फिर आप उनको दबाव में लाने के लिए महकमा वजारत कानून जो पंजाब है उसके साथ मुशावरत शुरू कर दें? तीसरी बात, देखिए वफाक के अंदर भी ऐसा होता है, 26 अरकान को अगर आप डी सीट कर देंगे तो क्या होगा? ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या शायद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या अपोजिशन को डरा रहे हैं। देखिए, इस रजीम में मैं आपको बिल्कुल बात बताऊं, एक बड़े तगड़े वफाकी वजीर से मैंने पूछा कि ये क्या निज़ाम है? उन्होंने कहा ये हाइब्रिड निज़ाम है और उसमें मैं इतनी ही गुफ्तगू कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा करूँगा तो उसका मुझे मुस्तकबिल में नहीं, अब भी फौरी इंसाफ मिलेगा, लिहाजा हम खामोशी बेहतर हैं। तो मुझे बताएं, जब इस तरह की जमहूरियत हो तो इस जमहूरियत में आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट होती है उस पर ज़्यादा वजन होता है कि उसने अपोजिशन को साथ लेकर चलना होता है, क्योंकि कल उन पर भी ये वक्त आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करूँ, जब ये पेका ऑर्डिनेंस में हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वहां पर फरतुल्लाह बाबर साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा भी आ गई। तो वहां पर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा जब आप हुकूमतों में होते हैं उस वक्त आपको ऐसी लेजिस्लेशन का ख्याल नहीं आता कि जब आप अपोजिशन में आएंगे तो ये आप पर लागू होंगे, लिहाजा आप जाइए, जो आपका काम है लेजिस्लेशन कीजिए और ये सहाफ़ती तंजीमों को इसमें फ्रीक बनने की इजाज़त है। अब आप बताएं, इन लोगों ने जब ये अपोजिशन में आते हैं, बाई गॉड मैंने इतने इतने बुरे हालात इन पॉलिटिशियंस के देखे हैं कि खुदा की पनाह, जब हुकूमतों में आते हैं तो फिर इनमें इतना ज़्यादा एरोगेंस आ जाती है कि इन्हें याद नहीं रहता। मुझे बताइए, आप किस आइन और कानून की बात करते हैं? आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, मुझे अवामी हकूक बता दीजिए कि किस अवाम को क्या हकूक मिल रहे हैं, उनके क्या बुनियादी हकूक ने मुयस्सर हैं? क्या खतः गुर्बत से आधी आबादी आपके नीचे नहीं रह रही? क्या आप पर इतने टैक्सेस नहीं कर दिए जाए कि आपको आप मर ही जाएं? तो मुझे बताइए, क्या आम आदमी की बात करना जुर्म है? एक मुंतखब ओपोजिशन का अगर ऐसे गला दबाने की कोशिश की जाएगी तो ये तो सरासर यूं कह लीजिए कि एक आम आदमियों को डराने और धमकाने और खौफ में डालने के मुतरादिफ है। मतलब जब आप लीडरान का घेराव कर रहे हैं, जब आप पार्लियामेंट के फोरम पर लोगों को डिसीट कर रहे हैं, तो अवाम की तो क्या कहते हैं ना कि जबान निकालने की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी बचती। अच्छा मदन निज़ामी साहब, आपसे मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये जो हम लोग इशू डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर मैं आपको ओपिनियन चाहूंगी। दूसरा ये कि अभी प्रोग्राम में आने से चंद कुछ लम्हात पहले एक जो खत है वो मंजर आम पर आया, इसे प्रेस रिलीज कहा जा रहा है उन कैदियों के हवाले जो कि PTI के इस वक्त है, जिसमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है और ये उनकी तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया है अपनी बाहर बैठी हुई क़यादत को कि आप मुशावरत करें बानी PTI से जेल में और सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और तहरीक इंसाफ के लाहौर के रहनुमाओं को इसका हिस्सा बनाया जाए। हाउ डू यू सी दिस कि इसके ऊपर आपको लगता है कि कोई ना कोई सुनवाई होगी? जो बाहर बैठी हुई लीडरशिप है PTI की वो उसके ऊपर कुछ करेगी? क्योंकि बानी PTI से तो वैसे ही आमदों में मुलाकात नहीं हो पा रही। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देख रहे हैं?
जी मेरा ख्याल है जो आपका पहला सवाल है उसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा 350 दिन बाद पंजाब असम्बली तशरीफ़ लाईं और उससे पहले वो पिछले साल जून 2024 में पंजाब असम्बली आई थी और उस वक़्त भी उनके पंजाब असम्बली आने पे जो एहतजाज हुआ था उस वक़्त भी 11 या 14 MPs की रुकनीत को उनके इजलासों में शिरकत को फिर पाबंदी लगाई गई थी। हाँ और जी, एक साल बाद अब वो आई हैं तो 26 पे फिर दोबारा पाबंदी लगाई जा रही है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर जिस हाउस से इलेक्ट हुआ है उसे में आना पसंद नहीं करता और अगर उसमें आता है और उसे शोर शराबा इतना ही नापसंद है तो मेरा ख्याल है फिर उनके लिए एक उसको वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर लिया करें ताकि उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा मामला जो जेल से आने वाले ख़त का है वो इसलिए अहम है कि तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क क़यादत सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके बाद अंदरून मुल्क क़यादत उससे बेहतर हालात में है। इवन बानी PTI इमरान ख़ान भी जेल में काफ़ी बेहतर हालात में हैं। उनकी खुराक के हवाले से, किताबों के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से कोई इतने बुरे हालात नहीं हैं। कोट लखपत लाहौर में मौजूद 9 मई के जो 96/23 FIR जना उसके कैदी हैं वो वाकई एक बुरी हालत में हैं और वो सबसे काबिल रहम हैं। और पार्टी में अफसोसनाक बात यह कि सबसे कम ख्याल उन्हीं का रखा जाता है और सबसे कम तवज्जो पार्टी उन पे दे रही है और ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली पार्टी के लिए जो है वो आगे बढ़ के कदम उठाया था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी राय को बिल्कुल अहमियत दी जानी चाहिए। डेडलॉक किसी मसले का हल नहीं होता और अगर उनकी जानिब से ये बात की गई है तो PTI को उसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और इस डायलॉग को तो मेरा ख्याल है काफ़ी देर पहले इनिशिएट हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर उनकी बात पे भी अमल करते हुए PTI इस चीज़ को आगे लेके चलती है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि PTI की जो लाहौर की या पंजाब की जो पार्टी है उसने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को भुगता है और मेरा ख्याल है कि उनकी राय को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। ठीक है, उनकी राय को अहमियत दी जानी चाहिए। लेट्स सी कि ये अहमियत जो जाती है भी या नहीं दी जाती है। प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।